इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिना, ये जो हमारा भाव है इसको लेके हम लगातार एपिसोड चला रहे हैं। दरअसल इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जीवन में स्वास्थ्य रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पहला सुख है। यदि हम स्वस्थ हैं तब कहीं जीवन की तमाम चुनौतियों को स्वीकार कर पाएंगे, जीवन के जो दूसरे सुख हैं उनको भोग पाएंगे। और इसी कड़ी में हमने अलग अलग बीमारियों पे बातचीत हो रही है। पिछले सप्ताह जब पहला एपिसोड था तो घुटनों के दर्द पे बात हुई थी। आज सबसे महत्वपूर्ण स्पाइन को लेके जो बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे रोग जिसके शरीर में हो सकते हैं उस पर बातचीत होगी। और इन तमाम जो क्रिटिकल विषय हैं इनको बहुत विस्तार से समझाने के लिए डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, सोनगरा रिहेबिलिटेशन सेंटर के डायरेक्टर और अपने आप में एक बहुत अद्भुत शख्सियत हैं। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड की सफलता ये रही कि आप जब शूट यहाँ हम लोगों ने किया और उसके बाद शाम को एडिट करके मैंने इसको जारी कर दिया था। जारी होने के बाद से मेरे पास बड़वानी, झाबुआ, शाजापुर, मक्सी से कई सारे लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने ये पूछा कि हम डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। इसके पीछे इसको मैंने ऐसे समझा कि जैसे आपने कहा था कि घुटनों के दर्द की भी एक जो समस्या है वो बहुत कॉमन है। और जब हमने ये जारी किया उसके बाद से लोगों ने ऐसा लगा कि शायद वो एपिसोड का इंतजार कर रहे थे कि सर का एपिसोड जारी हो और फिर हम बातचीत करें। ऐसे ही आपने बताया कि स्पाइन भी अपने आप में इससे रिलेटेड कई सारे रोग इसमें हो सकते हैं। इसमें सर पहला मेरा प्रश्न ये है कि स्पाइन का रोल क्या है और ये दरअसल क्या चीज है, शरीर की किस स्थिति है और इसके शरीर के संचालन में इसकी भूमिका क्या है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है स्पाइन की। हमारे शरीर में उठने बैठने से लेकर चलने फिरने से लेकर यहाँ तक कि रात्रि में विश्राम करते समय सोने में भी स्पाइन का ही महत्वपूर्ण रोल है। जो न्यूट्रिशन ब्रेन को, जब हम सोने जाते हैं, जो न्यूट्रिशन ब्रेन को जाता है वो स्पाइन से होते हुए ही जाता है। अच्छा। उसी से हमें नींद की अनुभूति होती है और हमें नींद आती है। तो स्पाइन का जो रोल है वो सबसे मुख्य रोल है मानव जीवन में। अच्छा। और आज हम बात करेंगे जो मेन डिसीज है, सभी लोगों को कहीं ना कहीं जीवन में एक बार गर्दन का दर्द आता ही है या गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस के चेंजेस आते ही हैं, सभी को आते हैं। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो इससे रिलेटेड और भी कई सारे रोग बिल्कुल जिस पे हम विस्तार से बात आज पहले किस पे बात करें? आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे बात करेंगे। इसका जो मूल कारण है वो इसका जनक कैसे, कहाँ से ये परेशानी खड़ी हुई? जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी घुटनों को दर्द को लेकर के कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन डिसीज है, जो कि अगर घुटनों में है तो वो गर्दन की हड्डी में भी है, गर्दन वाली वर्टिब्रा में भी है। तो स्पॉन्डिलोसिस जो होता है उस डिसीज में क्या होता है कि पेशेंट को एक तो लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। उसके मैं पहले सिम्टम बताया था, उसके सिम्टम होंगे पेशेंट को गर्दन में दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा, या फिर हाथों में झिंझिनी भी आना शुरू हो जाएगी। हाथों में ऐसा लगेगा जैसे चींटियां चल रही हो, या फिर हाथों की उंगलियों में झिंझनाहट सी चल रही है, टिंगलिंग सेंसेशन चल रही हो, या शोल्डर में भी दर्द आ जाता है कई बार। उस वजह से कई बार नीचे तक, कमर तक दर्द चले जाता है नीचे तक पेशेंट को। इसमें जैसे जैसे दर्द बढ़ते जाता है, हो सकता है पेशेंट को इन्फ्लामेशन भी हो सकता है अंदर। तो आज हम एक वर्टिब्रा भी लेकर आए हैं स्पाइन में, दर्शकों को समझाने के लिए कि वे अच्छे से समझे कि भाई ये डिसीज क्या है और क्यों हो रही है आजकल। तो पहला अगर हम बात करते हैं, पहला कारण होता है हमारी लाइफस्टाइल। सबसे पहले हमारा जो बैठने का तरीका है वो इस टाइप से हो गया है। इस टाइप से हर कोई बैठ रहा है, क्योंकि आजकल सिस्टम पर ही वर्क ज़्यादा है। ऑफिस में भी लोग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और कंटिन्यू घंटों हम देखते हैं। बैंकर जो लोग होते हैं, बैंक में 7 से 8 घंटे लोग कंटिन्यू बैंक में सिस्टम के ऊपर काम। इसका मूल कारण लाइफस्टाइल सबसे पहला कारण लाइफस्टाइल है। इसमें भी पहला कारण बैठने का तरीका जो हमारी लाइफस्टाइल। तो सही तरीका क्या है डॉक्टर साहब? सही तरीका जब हम बैठते हैं तो बैठने के लिए हमारा जो चेस्ट है, आप देख सकते हैं, जो चेस्ट है उसे हमें इस दिशा की ओर लेके जाना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं आर्मी ट्रेनिंग्स में या फिर हम पुलिस में जो ट्रेनिंग्स होती है उनको फौजियों को जो हम देखते हैं, एक विश्राम की जो सावधान की जो कंडीशन होती है वो इस कंडीशन को लेके ही बनाई जाती है।
तो ये जो पोस्चर है अगर इस दिशा की ओर जाता है तो हमारा जो नेक है पूरी तरह से फ्री है, अगर इस पोस्चर को अगर हम मेंटेन कर लेते हैं। मतलब ये हिस्सा ये थोड़ा जो हिस्सा आगे है हमारा, होना ये इस दिशा को जाना चाहिए, ये चेस्ट सामने की ओर इस टाइप से देखें। अच्छा, ये चेस्ट अगर मेंटेन हो जाता है तो हमारा गर्दन पूरी तरह से फ्री हो जाता है। मतलब ये तो जीवन में शामिल कर ही लेना चाहिए, कर ही लेना चाहिए। इसको बैठने का जो सलीका है बिल्कुल। वो इस तरह से होना चाहिए। सो एक तो ये वाला कारण हो गया। दूसरा, कई सारे लोग क्या होते हैं, स्मोकिंग करते हैं। अच्छा, स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दो मुख्य कारण है स्पॉन्डिलोसिस होने के। उसकी वजह से जो मसल्स हैं, जो फाइब्रोइड्स मसल जो रहते हैं हमारे स्पाइन के, जो टिश्यूज रहते हैं बारीक बारीक, उनमें डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। अभी तो वैसे ही गर्मी का सीजन चल रहा है तो डिहाइड्रेशन बहुत है, अभी इन पेशेंटों की संख्या बड़ी है कहीं ना कहीं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये परेशानी आ जाती है। इसमें होता ये है कि जिस तरह से एक वर्टिब्रा लेते हैं हम, वर्टिब्रा में हम देख रहे हैं कि ये हमारी नर्व्स होती है, यही नर्व हमारे हाथों को होते हुए पंजों तक जा रही है, हाथ को लेकर के। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिहाइड्रेशन है जो मसल्स का, उस वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा मसल्स। या फिर किसी पेशेंट को भी आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बहुत से पेशेंट आ रहे हैं रात को सोने में अचानक से पता नहीं क्या हो गया और गर्दन घूम भी नहीं पा रही है, घूम भी नहीं रही। तो उसका भी एक मुख्य कारण ये है कि ये जो मसल्स है, टिश्यूज जो है, ये डिहाइड्रेट हो रहे हैं। अच्छा, एक तो ओरल डिहाइड्रेशन गर्मी में होता ही है, भी पानी की कमी हो रही, गर्मी है तो कमी हो रही, लेकिन मसल्स में भी डिहाइड्रेशन के केसेस अभी ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस वजह से भी हो सकता है। इसके सिम्टम आप देख लीजिए, गर्दन में दर्द होगा आपको। डॉक्टर साहब, कंधों में सिम्टम्स दर्द से पहले होगा। एक और मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि जब ये तो बैठने का आपने सलीका बताया, सोने का भी कुछ इसमें कुछ कारण हो सकता है कि सोने का, देखिए बहुत अच्छी बात है, हम बात कर रहे हैं सनातन को लेते हुए, केंद्र में रखते हुए हम बात कर रहे हैं। तो शास्त्रों के अनुरूप अगर मैं बात करूं, सोने का जो हमारा तरीका है, जो व्यक्ति रात्रि में भोजन के पश्चात अगर वो उल्टा होकर सोते हैं, औंधा होकर सोते हैं या फिर चित्ता होकर सोते हैं और बिना किसी तकिए के सहारे, उन्हें स्पाइन के रोग कभी नहीं हो सकते, ना ही उनके घुटनों में तकलीफ कभी आ सकती। जो उल्टा होकर सोते हैं, जब हम उल्टा होकर सोते हैं तो स्पाइन में वाटर का जो रिटेंशन है वो प्रॉपरली तरीके से होता है। उसकी वजह से हमें नींद बहुत अच्छी आती है, नींद बहुत बढ़िया होती है। या फिर हमने भी सुना होगा, कोविड में डॉक्टरों ने भी यही सलाह दी कि हमें उल्टा होकर सोना चाहिए, तो ऑक्सीजन वेंटिलेशन हमारा लेवल जो है बढ़िया रहेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़िया रहेगा उस वजह से। तो शास्त्रों के अनुरूप भी ये बात कही गई कि हमें रात्रि में हमें मॉर्निंग में नहीं सोना है, रात्रि में भोजन के पश्चात उल्टा होकर के सोना चाहिए। अच्छा, तो उससे ये रोग नहीं आ सकते। तकिए का कुछ लोग उपयोग करते हैं, उसकी कुछ जब हम उल्टा होकर सोते तो हमें तकिए की नीड नहीं होती, हमें तकिया नहीं लगाना पड़ता। या फिर अगर हम करवट करके सो रहे हैं तो एक पिलो पैर के बीच में हमें लगाना होगा और एक गर्दन के यहाँ पे लगाना होगा और एक पैर को उठा के रखना होगा। एक ये पोजीशन होती है अगर हम करवट करके कहीं अगर सो रहे हैं। ठीक है, इसी पे आप बात कर रहे थे, कुछ टिप्स बताएं। तो जो स्पॉन्डिलोसिस है उसके लक्षण है कि पेन आएगा सबसे पहले सर्वप्रथम। दूसरा, पेन इतना होगा कि हाथों तक बढ़ जाएगा, हाथों में पेन आ जाएगा। या फिर जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों के लिए भी सुन ले, उनके लक्षण भी सेम मिले जुले होंगे कि उन्हें डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो सकता है, उस वजह से भी उन्हें परेशानी आ सकती है। तो उन लोगों को फर्स्ट चांसेस है कि उनको ज्यादा करके परेशानी हो सकती है। तो हाथों में दर्द भी आएगा, हाथों में ऐसा दर्द आएगा जैसे कोई कूलन सी हो रही है, कोई हाथ दबा दे, बहुत अजीब सा दर्द आएगा। या फिर एकदम से जैसे किसी ने नस दबा दी हो, बहुत तीखा सा दर्द आएगा। या फिर झिंझनी सी आएगी या हाथों में नमनेस सी लगेगी। इस टाइप के चेंजेस भी हम स्पॉन्डिलोसिस की वजह से देख सकते हैं। अब हम बात करें इसके उपचार की, तो सबसे पहला अगर कोई उपाय है तो वो है भौतिक चिकित्सा। इस रोग को समाप्त करने में 99.9% कारगर है भौतिक चिकित्सा, यानी कि फिजियोथेरेपी या फिर एक्सरसाइज। ये सबसे बढ़िया चीज़ है इस चीज़ को ठीक करने के लिए। अगर इस डिसीज में आगे जाकर के कंटिन्यू बने रहने की वजह से कोई इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन बनती है या फिर पेशेंट को कोई फीवर वगैरह कंडीशन होती है तो उन्हें उस कंडीशन में मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। अदरवाइज जिन लोगों को भी ये परेशानी है, अगर गर्दन का दर्द बना रह रहा है या उनकी लाइफस्टाइल इस टाइप की है, पहली बात तो ये कि वे अपना न्यूट्रिशनल, लास्ट एपिसोड में भी हमने बात की थी कि जो हाई न्यूट्रिशनल डाइट को शामिल करें, यानी उस डाइट में विटामिन डी भी हो, विटामिन B12 भी हो, B6 भी हो, विटामिन C भी हो, विटामिन E भी हो। सारे विटामिन वाली डाइट वो उसकी डाइट में शामिल करें तो यही एक मेडिकेशन हमारे लिए बन जाएगा। दूसरा जो एक्सरसाइज है उसकी हम बात करें तो एक बहुत बढ़िया सी एक्सरसाइज है। अगर हम रात को सोती वक्त अगर थोड़ा सा गर्दन को बेड से नीचे अगर हम लटका दें, गर्दन को नीचे करके, तो भी अगर 5 से 10 मिनट के लिए, तो काफी सारे चेंजेस जो है हमारे उसी समय समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, बिस्तर पर बैठ के गर्दन को बिस्तर से बाहर निकाल करके, गर्दन हिस्से को, ओनली गर्दन वाले हिस्से, जो सर्वाइकल वाला जो हमारा हिस्सा है उस हिस्से को अगर बाहर निकाल दें तो भी ये एक तरह का ट्रैक्शन का ही काम करेगा।
अच्छा। या फिर दूसरी एक एक्सरसाइज है जिसको चिन टक बोला जाता है, यानी कि आपको दाढ़ी को पकड़ना है और दाढ़ी को पकड़ के अपने अंदर इस टाइप से अंदर लेके जाना है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा पीछे वाला, इस पार्ट को स्ट्रेचिंग करनी है हमें इस तरह से। एक ये दो एक्सरसाइज बहुत अहम है। अच्छा। इस एक्सरसाइज से भी बहुत कम किया जा सकता है। अगर नहीं भी होता है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और फिजियोथेरेपी ज्वाइन करें। मतलब अपने सेंटर पे भी यदि इस तरह के केस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कितने केस हैं जो सॉल्व हुए होंगे? बिल्कुल, ऐसे लगभग अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बात करें तो हर दूसरा पेशेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का है, हर दूसरा और वहाँ इनको 100% अभी बिल्कुल 100% आराम है। और ट्रैक्शन भी इस चिकित्सा के लिए बहुत बढ़िया है अगर ट्रैक्शन होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो उससे एडवांस चीज़ें आ गई। रोबोटिक डिकम्प्रेशन भी अब देवास में आ चुका है, तो डिकम्प्रेशन के माध्यम से बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और एक बहुत अल्प समय में पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये परेशानी हो ही ना, इसके लिए और क्या एहतियात बरत सकते हैं? देखिए, उसके लिए हमें आफ्टर 40 बोन में हर्निएशन जैसी चीज़ें आती है, और जैसे लास्ट एपिसोड में बात की थी आर्थराइटिकल चेंजेस हमें आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम सूर्य नमस्कार को हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो एक वही सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से कभी पेशेंट को ये इश्यूज नहीं आएंगे। या अगर वो अपने न्यूट्रिशनल पे काम करता रहता है 6 महीने में, देखिए डॉक्टर्स कहते भी है पेशेंट को कि आपको हर 6 महीने में अपना एक चेकअप कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट आपको कराना चाहिए। आपको सारी चीज़ें, सारी डेफिशिएंसियाँ आपको मालूम पड़ जाती है, शरीर में होने वाली जो डेफिशिएंसियाँ हैं वो आपको मालूम पड़ जाती है, तो भी आप पहले ही उससे ट्रीट कर सकते हो, उस दिशा में आप काम कर सकते हैं। खान पान को भी, खान पान सबसे बढ़िया है, सबसे जरूरी है। इसमें किस तरह की चीज़ों को ज़्यादा सेवन करें जिससे इससे 40 के बाद इससे बचाव हो सके? उसके लिए जो हमारे जो सूखे मेवे जो हमारे आते हैं, जैसे कि हमारा अंकुरित अनाज हो गया है, उसमें जो सैलेड है उन चीज़ों को हम शामिल करें, जो मिलेट्स है उन्हें हम शामिल करें, जो हाईली न्यूट्रिशनल वाली डाइट होती है उन्हें हमें शामिल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी एक और आप बात कर रहे थे कि ये डायबिटिक जो है उनको भी इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। तो इसमें कुछ जांचें भी होती होंगी जिससे ये बिल्कुल, इसमें एक्सरे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक्सरे होता है, उसके बाद भी अगर एक्सरे करते हैं तो हो सकता है उसमें आपको हड्डी बड़ी सी दिखे, जैसे लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी, हड्डियों में से सींग निकल जाते हैं, बड़ी सी हो जाती है, या हर्निटेड डिस्क हो सकती है। उसके बाद अगर ज़्यादा सिम्टम बढ़ जाते हैं तो डॉक्टर EMG टेस्ट करने को आपको बोलेंगे। EMG एक इलेक्ट्रिकल टेस्ट होता है, जरा से एक सुई लगाई जाती है और आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, उसके माध्यम से चेक करते हैं कि जो नसों में सप्लाई है या नहीं है, उसके माध्यम से भी टेस्ट होता है, एक वो भी टेस्ट होता है। अच्छा, दूसरा सर इसमें ये है कि एक और प्रश्न अभी मेरे जहन में आ रहा था, एकदम से स्लिप हो गया, अभी आएगा तो मैं पूछूंगा आपसे। इससे रिलेटेड और जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं जिस पे हम आगे बात करने वाले हैं? बिल्कुल, अगर स्पॉन्डिलोसिस किसी पेशेंट को है, काफ़ी लंबे समय से है, काफ़ी लंबे समय से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर कोई ज़्यादा स्टेरॉइड्स पर है, अगर ज़्यादा अगर स्थिति आगे बढ़ जाती है तो उन्हें आँखों में दिखाई देना भी बंद कर सकता है, या कानों से सुनाई देना भी बंद हो सकता है, या यूँ कहूँ कि उन्हें कानों में झंझनाहट सी हो सकती है, कानों में आवाज़ें आना शुरू हो सकती है, ये इश्यूज भी उन्हें आ सकते हैं। अच्छा, तो निश्चित तौर से ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन डॉक्टर साहब अच्छी बात ये है कि देवास में ये हमारे सेंटर पे सब तमाम सुविधाएं हैं जिससे इन परेशानियों से, इन रोगों से बचा भी जा सकता है। और पिछली बार भी, जैसे बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ, जब भी आपसे बातचीत होती है आप खान पान पे पूरा फोकस करते हैं, और केवल फोकस ही नहीं करते हैं, आपने सेंटर पे ये पूरी व्यवस्था जमा रखी है कि लोग आए, देखें, बिल्कुल, और उस तरह की चीजों का सेवन करें जिससे स्वस्थ बने रहें। बिल्कुल। देवास का पहला मॉल मेडिकल हमने डिजाइन किया है जिसमें दवाइयों से ज्यादा न्यूट्रिशन पे फोकस किया गया है, कि अगर आपको 14 मेडिसिन आपको चल रही है तो आप ये जो मेडिसिन वाला पार्ट है, ये डाइट अगर शुरू करते हैं तो आप 4 मेडिसिन पे आ सकते हैं। 2 हिस्से आपने बना, 2 हिस्से हमने बना, और आप कई बार जब दिखाते हैं तो ये बोलते हैं इन दवाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण ये वाला डाइट वाला हिस्सा है। बिल्कुल, तो वो उसको और बढ़ाने की जरूरत लगती है डॉक्टर साहब का। बिल्कुल, आगे हम उनमें और भी आगे काम कर रहे हैं, आगे और भी कई सारी चीजें बना रहे हैं, जैसे जो आटा है, रागी का आटा है, मक्के का आटा है, जवारी का आटा है, उन चीज़ों के कई अनेकों प्रोसेसिंग प्रोडक्ट भी बनते हैं। आजकल बच्चों के नूडल्स बच्चे खाते हैं, पास्ता बच्चे खाते हैं, तो उन्हीं से हमने वो चीज़ें भी बनाना शुरू कर दी है। उनके बिस्किट्स भी आने लग गए, कुकीज़ आ रहे हैं उनके, और भी कई सारी चीज़ें आगे प्रोसेसिंग होकर बनती जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि आपका जोर यही है कि लोग दवाओं से ज़्यादा यही कि खान पान के माध्यम से स्वस्थ होते जाएं। वो जो एक प्रश्न स्लिप हुआ था सर, वो ये था
कि यदि इस समस्या को जी। लोग गंभीरता से ना लें और जी। इसको अवॉइड करते जाएं, जी। तो इसके क्या घातक परिणाम हो सकते हैं? अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की अगर हम बात करें, अगर वो अवॉइड करते हैं तो हो सकता है वहाँ स्वेलिंग आ जाए, पेशेंट को इन्फ्यूशन हो सकता है, ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, या डिस्क ज़्यादा हार्टेड हो जाती है तो डिस्क को काटना भी पड़ सकता है साइड से। और इस तरह के कई गंभीर केसेस बन सकते हैं। या अगर ज़्यादा एडिमा अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो लॉन्ग टाइम तक पेशेंट को स्टेरॉइड पर रखा जाएगा। स्टेरॉइड की वजह से भी कई दुष्परिणाम होते हैं, कुछ हिप जॉइंट्स में इश्यूज आ सकते हैं, कोई और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हो सकते हैं, कोई सेप्टिक इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, या अदर जॉइंट्स में भी परेशानी आ सकती है। या फिर अगर ऑपरेशन होता है इस कंडीशन में कोई और परेशानी बन जाती है, या फिर उस डिसीज को रहते हुए कुछ भी थोड़ा सा भी माइनर अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उस बीमारी में बहुत ज़्यादा घातक दुष्परिणाम हो सकते हैं। पेशेंट का ऑपरेशन के बाद हिस्सा काम करना भी बंद कर सकता है। कई बार देखा जाता है कि इस तरह की कंडीशन भी उत्पन्न हो जाती है। एक और कई बार देखने में आता है कि हमारे यहाँ चलन में है कि अमूमन जब कुछ दर्द होता है तो लोग या तो उसको घर पे मसाज करते रहते हैं, कुछ क्रीम लगाते रहते हैं और कई बार पेन किलर भी खा लेते हैं और उससे थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है और ऐसा ये सिलसिला चल सकता है। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं? नहीं, आप इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगर आप घर पे चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप 2 अनुपात में करिए। देखिए बहुत से पेशेंट का मेरे पास फ़ोन भी आता है, आते भी हैं, उनकी हिस्ट्री भी बताते हैं कि कब से दर्द था। बोले हमको 2 साल से दर्द है, आप क्या कर रहे थे घर पे? तो हम बोले सिकाई कर रहे थे। सिकाई करते करते 8-10 दिन सिकाई करते तो थोड़ा अच्छा लगता है, पेन हमारा कम हो जाता है, शाम शाम को फिर बढ़ जाता है। फिर बोले फिर हमने और सिकाई की, आजकल पैड भी आने लग गया है सिकाई करने वाला। अगर एक्सेस मात्रा में अगर ज़्यादा हम सिकाई करेंगे तो डिसीज और भी हमारी बढ़ सकती है, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है, कोई अदर परेशानी भी हो सकती है। तो अगर वे सिकाई कर रहे हैं तो करें, सिकाई एक माध्यम है करने का, वो भी भौतिक चिकित्सा का पार्ट ही है। तो दोनों अनुपात में लेके करें। अगर वे गर्म रख रहे हैं तो एक ठंडा पेट भी रखें साथ में, या 2 मिनट गर्म सिकाई करें, 2 मिनट ठंडी सिकाई करें, उससे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। वो कौन सा चरण कह सकते हैं कि इस स्थिति में दर्द के ये प्रारंभिक दौर है जिसमें आप तत्काल डॉक्टर से संपर्क कर लें? देखिए जब पेन आता है, देखिए कमर का दर्द हो या गर्दन का दर्द हो, लाइफ में एक बार हर किसी को आता है, हर किसी व्यक्ति को ये परेशानी होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बीमारी हमें आ गई है या फिर कुछ ज़्यादा ही कोई बड़ी परेशानी हो गई, इमीडिएट हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। कई बार देखते हैं कि जो लोग घंटों ड्राइव करते हैं उन्हें एक मोच जैसा हो जाता है, एक मोच सी आ जाती है, उससे लोग कहते हैं कि मोच आ गई हमें, या फिर एक मीठा मीठा सा दर्द बना रहता है, या फिर उसको थोड़ा सा दबाने का मन करता है, या फिर एक थकान सी ज़्यादा महसूस होती है। तो वो एक लॉन्ग टाइम तक उनके लॉन्ग ड्राइव करने की वजह से या फिर घंटों एक जगह बैठे रहने की वजह से हो सकता है। उस केस में देखा जाता है कि ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आप अति करते हैं किसी भी चीज़ की। देखिए हर चीज़ का अपना एक पीरियड है, एक प्रोटोकॉल है। आप उससे अगर एक्सेस अगर उसको करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिफिकल्टी तो आपको आएगी, कहीं ना कहीं पेन तो जनरेट करेगी। बॉडी का काम है, कुछ भी अगर आपको होगा तो पेन के रूप में या बुखार के रूप में या फिर ठंड लगेगी, इस रूप में आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन देगी बॉडी। तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हो सकता है हमारी बोन्स में वीकनेस हो, हमें विटामिन डी की कमी हो या किसी न्यूट्रिशंस की हमें कमी हो। उस कंडीशन में ज़्यादा पेशेंट्स को ये परेशानी आना शुरू होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, और यदि इस तरह की कोई परेशानी है तो डॉक्टर साहब से सेंटर पे मिल सकते हैं। 2 सेंटर हैं डॉक्टर साहब। टाइमिंग आपकी क्या है? आप अपना बीमा रोड वाले सेंटर पे? देखिए अब जो पूरा टाइमिंग जो हो गया है, जो नया रिहैब सेंटर बना है, जो एडवांस जो रोबोटिक सेंटर बना है, पूरा टाइम वहीं पर हो चुका है। सुबह 11 से लेकर शाम के 7 बजे तक कभी भी आप परामर्श के लिए आ सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब की टाइमिंग है, पर जहाँ पर आप इस निर्धारित समय में पहुँच के आपकी जो भी परेशानियाँ हैं उस पर आप डॉक्टर साहब से परामर्श ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत आकर्षक मुझे आपके यहाँ जो लगता है कि जो न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है उसको तो स्वस्थ व्यक्ति को भी पहुंच के वहाँ घूमना चाहिए, उसको समझना चाहिए, आना चाहिए, समझना भी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर युवा जागरूक नहीं होगा तो आगे जाकर ये परेशानी बिल्कुल शॉर्ट आउट हो सकती है। निश्चित तौर से जागरूक होना, और क्योंकि हमारे अभियान का उद्देश्य यही है कि सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सर, स्पाइन को लेके जैसे प्रारंभ में भी आपने कहा था कि कई सारे रोग इससे रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत माइनर सब्जेक्ट है, एक सूट में इसको समेट पाना मुश्किल है। अगले सप्ताह शुक्रवार को फिर हम कौन से विषय पर बात करेंगे, हमारे दर्शकों के लिए कृपया? अगले सप्ताह हम आज हमने स्पॉन्डिलोसिस की बात की है, अगले सप्ताह हम डिस्क प्रोलैप्सन के ऊपर बात करेंगे, जहाँ डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, डिस्क स्लिप हो जाती है।
हम उस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर से आप हमारे साथ बने रहिए। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।